हेलो दोस्तों, मैं ऋता भास्कर। आज हम इस क्लास में जो है नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मैथ जिसका नाम है। ठीक है, तो देखते हैं आज मैथ में कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे हम। तो चैप्टर के नाम देखेंगे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे तो पहला और दूसरे चैप्टर का जो नाम है हमारा वो है अंकीय क्षमता एवं स्थानीय मान। ठीक है, अंकीय क्षमता एवं स्थानीय नियम नाम जो है पहले और दूसरे चैप्टर का नाम है हमारा। पहला और दूसरा चैप्टर एक ही नाम है, लेकिन उसमें जो है दोस्तों अलग अलग टॉपिक हैं, पढ़ेंगे हम आगे। तो इसमें देखते हैं नंबर सिस्टम एंड प्लेस वैल्यू। और तीसरा चैप्टर जो है हमारा दशमलव एवं भिन्न। ठीक है, दशमलव एवं भिन्न हमारा तीसरा चैप्टर है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। और चौथा चैप्टर जो है हमारा वो है साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगला नंबर है हमारा पांचवा चैप्टर जो है हमारा वो है लाभ हानि। लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद है छठा हमारा प्रतिशतता। प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। और सातवां चैप्टर है हमारा औसत। औसत यानी कि एवरेज के बारे में पढ़ेंगे। आठवां चैप्टर है हमारा अनुपात एंड समान अनुपात। ठीक है, अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, और अगला है हमारा क्षेत्रफल एवं आयतन। क्षेत्रफल एवं आयतन है हमारा। और दसवां चैप्टर जो है हमारा दसवां वाला वो है लघुत्तम समापवर्ती एवं महत्तम समापवर्ती, यानी कि एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे इसमें। अगला चैप्टर है हमारा एक नियम। ठीक है, और 12वां चैप्टर है हमारा वो है सामान्य बीजगणित एवं सर्व समीकरण। और अगला चैप्टर है हमारा 13 नंबर वो है सामान्य ज्यामिति, यानी कि ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। और अगला है हमारा 14 चैप्टर जो है हमारा सांख्यिकी, इसमें सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। और 15वां चैप्टर जो है हमारा वो है समुच्चय सिद्धांत। ठीक है, सेट थ्योरी। तो इसमें जो है मैथ में दोस्तों 15 चैप्टर थे और इन चैप्टरों को हम सीरियल वाइज एक एक करके आगे पढ़ेंगे। पहला चैप्टर देखते हैं दोस्तों। पहला चैप्टर है हमारा अंकीय क्षमता एवं स्थानीय मान, नंबर सिस्टम एंड प्लेस वैल्यू। तो इस चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहला चैप्टर है हमारा। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले हम संख्या एवं अंक। संख्या किसे कहते हैं और अंक किसे कहते हैं। तो संख्या मान लीजिए दोस्तों 9, 3, 4, 6 और 7। और उसके बाद है देखते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो जो समूह में संख्याएं लिखी होती हैं हमारी, ठीक है, जो समूह में लिखी होती हैं संख्याएं, वो जो समूह में लिखी होती हैं वो हमारी संख्या होती हैं। और जो इस तरीके से 9 तक लिखी होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से 9 तक जो लिखी होती हैं वो हमारी अंक होती हैं। ठीक है, तो जो ग्रुप में लिखा होता है उसे संख्या कहते हैं, और जो इस तरीके से लिखा होता है कामा करके 1, 2, 3, 4 इस तरीके से 9 तक, उसे अंक कहा जाता है। तो यही अंतर होता है संख्या और अंक में। ठीक है, नंबर, संख्या को नंबर कहते हैं और अंक को डिजिट कहते हैं। आगे देखते हैं वास्तविक मान। वास्तविक मान क्या होता है, किसी संख्या में अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता है, जो कभी नहीं बदलता है, चाहे वह अंक के स्थान पर हो या फिर किसी संख्या के स्थान पर हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए संख्या हमारी ये है। ठीक है, अब हमें जो है उसका वास्तविक मान निकालना है। ये हमारी संख्या हो गई और उसका हमें मान लीजिए वास्तविक मान निकालना है। तो कैसे निकालते हैं हम उसे, मान लीजिए हमें 9 का यानी कि 9 का हमें वास्तविक मान निकालना है। ठीक है, तो जो संख्या है इसमें लिखा गया है कि संख्या में अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता है, चाहे वह अंक के स्थान पर हो और चाहे वह संख्या के स्थान पर हो। तो जो इस संख्या में से हमें 9 का वास्तविक मान निकालना है दोस्तों, तो इसका वास्तविक मान हमारा जो होगा वो 9 ही होगा। ठीक है, अगर हमें 5 का निकालना है वास्तविक मान तो 5 ही होगा। ठीक है, इस तरीके से इसका वास्तविक मान निकलता है। अगर हमें यहाँ पर 3 का वास्तविक मान निकालना होगा तो 3 होगा, अगर 6 का वास्तविक मान निकालना होगा तो 6 ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से वास्तविक मान निकलता है हमारा, उसमें जो है उसका मान में परिवर्तन नहीं होता है।
और स्थानीय मान देखते हैं किसे कहते हैं। जैसे किसी संख्या में अंक का वह मान, किसी संख्या में आप कोई भी संख्या ले लीजिए, अंक का वह मान जो उसकी विशेष स्थिति के अनुसार बदलता रहता है या बदल जाए। ठीक है, इसमें देखते हैं तो मान लीजिए हमें स्थानीय मान निकालना है, तो ठीक है किस तरीके से हम निकालेंगे। तो अगर हमें स्थानीय मान निकालना है तो जो संख्या होगी हमारी उसमें हम यहाँ पर 1, 10, 100, 1000 और 10,000 से उस संख्या में गुणा करके हम स्थानीय मान अपना निकाल सकते हैं या निकालते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर मान लीजिए हमारी संख्या ये है 39564। ठीक है, ये हमारी संख्या हो गई। और यहाँ से इस साइड से पढ़ते हैं दोस्तों, ये हमारा 4 जो है ये हमारी इकाई है, और जो 6 है ये हमारी दहाई है, 5 जो है ये हमारा सैकड़ा है, और जो 9 है ये हमारा 1000 है, और जो यहाँ पर 3 है दोस्तों ये हमारा 10,000 है। ठीक है, इस तरीके से आगे संख्याएं बढ़ती जाती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तो हमने कहा जो संख्याएं हैं उसमें हम इन संख्याओं से गुणा करते हैं, तो जो हमारा यहाँ पर आंसर आता है वही हमारा स्थानीय मान होता है। तो देखते हैं 4 में हम जो गुणा करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 4 गुणे 1, तो हमारा आएगा कितना, यहाँ पर 4 ही आएगा। ठीक है, और आगे है 6 गुणे यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, बराबर 60 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा 60 आ जाएगा। आगे है हमारा 5। ठीक है, 5 गुणे, अब 5 में जो है जब हम 100 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो जब 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 500। ठीक है, और आगे है हमारा 9। अगर हम 9 में जो है यहाँ पर 1000 का गुणा करते हैं, ठीक है, 1000 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 9000। ठीक है, यहाँ पर 9000 आएगा, और बचा हमारा 3। ठीक है, अगर हम 3 में 10,000 का गुणा करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा खाली स्थान नहीं था इसलिए हमने यहाँ पर लिखा। तो अगर 3 में हम 10,000 का गुणा करते हैं, ठीक है, 10,000 का, यहाँ पर 10,000 है, 10,000 का अगर हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा 30,000। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा गुणा होता है। और जो ये हमारा मान प्राप्त हुआ, ठीक है, ये इधर साइड का जो मान प्राप्त हुआ यही हमारा स्थानीय मान होगा, ये वाला दोस्तों। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा जो है यही हमारा स्थानीय मान होगा, यानी कि आंसर हमारा जो निकलेगा वही हमारा स्थानीय मान कहलाएगा। तो ये तरीका होता है दोस्तों स्थानीय मान निकालने का। आगे देखते हैं दोस्तों, अब हमारी जो हेडिंग है वो है संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार के अंतर्गत देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं होती हैं और किस तरीके से उसमें परिवर्तन होता है। तो इसमें देखते हैं पहले प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं और पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी इस तरीके से होती है 1, 2 और 3, 4, 5, ठीक है, 6। ये जो है 1 से लेकर के अनंत तक जाने वाली जितनी भी संख्याएं हैं हमारी, वो है हमारी सभी प्राकृतिक संख्याएं वो कहलाती हैं। ठीक है, ठीक है, 1 से अनंत तक जाने वाली जितनी संख्याएं वो तो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अगर हम यहीं पर पूर्ण संख्याओं में, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के आगे अगर हम 0 लिख दे, ठीक है, 0, 1, फिर 2, फिर 3, 4 और 5, ठीक है, उसके बाद 6। इस प्राकृतिक संख्याओं के आगे अगर हम 0 लिख देते हैं तो ये सभी संख्याएं हमारी वो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। यही अंतर है दोस्तों प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं में। ठीक है, 1 से अनंत तक जाने वाली हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं और 0 से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं हमारी वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। आगे देखते हैं अब पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, तो ऋणात्मक संख्याओं को धनात्मक संख्याओं में शामिल करना ही पूर्णांक संख्याएं हमारी कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें ऋणात्मक संख्याओं को यानी कि माइनस संख्याओं को प्लस संख्याओं में शामिल करना ही दोस्तों पूर्णांक संख्याएं हमारी कहलाती हैं। देखते हैं जैसे, ठीक है, यहाँ पर 1 हो गया, -2, यहाँ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखते हैं
जैसे यहाँ पर बीच से, ठीक है, ये हमारा 0 हो गया। जो बाई साइड होता है इस तरीके से बाई साइड हमारे जो है माइनस में आते हैं, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। और जो दाहिने साइड होता है वो हमारी सारी संख्याएं जो है प्लस में आती है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से ये हमारी हो गई, ठीक है। तो जो माइनस वाली संख्याएं हैं और प्लस वाली संख्याएं, इस माइनस को प्लस में शामिल करना ही दोस्तों हमारी जो है पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। आगे देखते हैं अब यहाँ पर सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या है? 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, ऐसी संख्याएं दोस्तों जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, यानी कि जो 2 से पूरी तरह कट जाएं, उनका आंसर जो है 0 आए, वो सभी संख्याएं हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया हमारा, और 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया हमारा। तो ये सभी जो है यहाँ पर देखते हैं कि जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, ठीक है। अगर हम सम संख्याओं में 2 अगर हम प्लस करते जाएंगे तो हमें जो है सम संख्याएं प्राप्त होती जाएंगी। जैसे 8 है हमारा, 9, 10, 2 प्लस किए तो हमारा 10 हो गया, ठीक है। 10 में 2 प्लस किए हमारा तो 12 हो गया हमारा, ठीक है। 12 में 2 प्लस किए तो हमारा 14 हो गया। इस तरीके से अगर हम 2 सम संख्याओं में प्लस करते जाएंगे तो हमें जो है सम संख्याएं प्राप्त होती जाएंगी। आगे देखते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं किसे कहते हैं दोस्तों? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम विषम संख्याएं जो है कहलाती हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पर विषम संख्याएं जो पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं, उसे हम विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमारा हो गया यहाँ पर 3 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, ठीक है, और हमारा हो गया 9 हो गया, और हो गया हमारा 13 हो गया, ठीक है। 13 नहीं दोस्तों, तो 13 ले लेते हैं, 13 की कोई दिक्कत नहीं इसमें, और हो गया हमारे जैसे 19 हो गया, ठीक है। इस तरीके से जो संख्याएं हैं 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं, वो हमारी सभी विषम संख्याएं के अंतर्गत आती हैं या विषम संख्याएं कहलाती हैं। आगे देखते हैं अब जो विषम और सम संख्याओं को दोस्तों किस तरीके से हमें प्राप्त होंगे उसकी ट्रिक देखते हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए हमें विषम, अगर हमारी विषम संख्या है और विषम संख्या में अगर हम विषम संख्या को ही प्लस कर देते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो वो हमें सम संख्या वहां पर प्राप्त होगी। कैसे देखते हैं? जैसे एक हमारी विषम संख्या हो गई +3, ये भी हमारी विषम संख्या है। अगर विषम संख्या को विषम संख्या से हम प्लस करते हैं, यानी कि 1 को अगर हम 3 से प्लस करते हैं तो हमें क्या मिला? 4, यानी कि 4 मिला। और 4 क्या है दोस्तों? 4 एक सम संख्या है। यहाँ पर देखते हैं विषम संख्या 5 है और यहाँ पर विषम संख्या 7 है। अगर हम विषम संख्या को विषम संख्या से प्लस करते हैं तो कितनी संख्या हमें प्राप्त होगी? तो 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 कौन सी संख्या है हमारी दोस्तों? 12 संख्या हमें प्राप्त हुई, और 12 जो है हमारी सम है कि विषम है? तो 12 जो संख्या है हमारी वो तो हमारी सम संख्या हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें अगर हम विषम को विषम संख्या से प्लस करेंगे तो हमें सम संख्या प्राप्त होगी। ये हो गया हमारा। और आगे ट्रिक है जो, अगर हम विषम संख्या को विषम संख्या से माइनस करते हैं, अगर हम विषम संख्या में से विषम संख्या को माइनस कर देते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? वो हमें सम संख्या प्राप्त होगी। देखते हैं यहाँ पर विषम संख्या हमारे 3 है, ठीक है, और विषम संख्या में से हमें जो है एक विषम संख्या निकालना है, यानी कि माइनस करना है। अगर हम 3 में से 1 माइनस करते हैं तो हमें कौन सी संख्या मिलती है? 2 मिलती है। और 2 कौन सी संख्या है? ये हमारी सम संख्या है। आगे है 7। विषम जो है 7 संख्या है और सम संख्या 5 है। तो अगर हमसे हमारे जो है इसमें से 7 में से अगर हम 5 को निकालते हैं तो हमारा बचेगा कितना? 2 बचेगा दोस्तों। तो 2 हमारा जो है ये तो हमारी हो गई सम संख्या। तो ये भी कंफर्म हो गया दोस्तों, क्लियर हो गया कि अगर हम विषम संख्या में से विषम संख्या को माइनस करते हैं तो हमें सम संख्याएं प्राप्त होंगी। आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे देख लेते हैं ट्रिक में। तो सम संख्या को अगर
सम संख्या को अगर हम सम संख्या से प्लस करते हैं या फिर माइनस करते हैं तो हमें कौन सी संख्या मिलेगी, तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी। चाहे हम सम संख्या को माइनस करेंगे और सम संख्या से, अगर हम सम संख्या को चाहे सम संख्या से प्लस करेंगे। और आगे है सम संख्या को विषम संख्या से अगर हम प्लस करते हैं या फिर माइनस करते हैं तो हमें संख्या जो प्राप्त होगी वो विषम संख्या प्राप्त होगी। आगे देखते हैं यहाँ पर सम संख्या को अगर हम गुणा करके सम संख्या को अगर हम गुणा करेंगे सम संख्या से तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी। आगे है यहाँ पर विषम संख्या को गुणे विषम संख्या, यानी कि विषम संख्या को अगर हम विषम संख्या से ही गुणा करते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो वो विषम संख्या ही हमें प्राप्त होगी। अगला ट्रिक है हमारा सम संख्या को अगर हम विषम संख्या से गुणा करते हैं, अगर हम सम संख्या को विषम संख्या से गुणा करते हैं दोस्तों तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखें हम इस प्लस और माइनस वाला तो देख लिए हम, और यहाँ पर सम और विषम वाला भी देख लिए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये ट्रिक काम करती है। आप सम और विषम संख्याओं को इस तरीके से याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों सबसे छोटी सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या किसे कहते हैं, तो वो हमारी 2 होती है। ठीक है, 2 होता है सबसे छोटी सम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 है। और सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं, वह कौन सी संख्या होती है, तो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या जो होती है वो -1 होता है। ठीक है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वो हमारे 0 होता है, यानी कि 0 होता है। आगे देखते हैं अब भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं देखते हैं तो ऐसी संख्याएं एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम किसी और एक संख्या से विभाजित हो, यानी कि 1 से कट जाए या फिर खुद से कटे या फिर किसी एक संख्या से वो कट जाएं, वह हमारी सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर देखते हैं संख्या जैसे हमारी 4 हो गया, 6, 9, 10, 25, 1, 2 और 3, ये सभी संख्याएं हमारी जो है 1 से भी कट जाएंगी और खुद से भी कट जाएंगे और 1 से अधिक संख्याओं से भी कट जाएंगी। ठीक है, तो जो यहाँ पर 4 पर हमने गोला किया है दोस्तों, ये हमारी जो है सबसे छोटी भाज्य सम संख्या है। जो 4 है ये हमारी भाज्य संख्या तो है लेकिन सबसे छोटी समभाज्य संख्या है। और यहाँ पर 1 जो है हमारा दोस्तों, 1 तो ना ही भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। ये भाज्य और अभाज्य दोनों नहीं होता है। यहाँ पर 2 और 3 जो आया है हमारा, ये तो विषम संख्याएं हमारी हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं अब अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं देखते हैं तो ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक व स्वयं से विभाजित होती हैं। एक व स्वयं से, एक से कटे, केवल खुद से कटे दोस्तों, वह सभी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जिनका केवल 2 ही गुणनखंड होता है। जिनका केवल 2 ही गुणनखंड होता है, ये सभी हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो जैसे देखते हैं संख्या 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 आदि अनंत तक संख्याएं जो है दोस्तों, ये सभी संख्याएं जो है अभाज्य संख्याएं हैं। देखते हैं इनका गुणनखंड केवल 2 कैसे होता है दोस्तों। मान लीजिए हमें 5 और 7 का लेना है। ठीक है, यहाँ पर 5 हो गया। ठीक है, तो 5 जो है या तो 1 से कटे और या तो खुद से कटे। ठीक है, 5 या तो 1 से कटे या तो खुद से कटे। मान लीजिए 7 का हो गया हमें। ठीक है, तो 7 का हो गया या तो 7 1 से कटे या फिर खुद से कटे। तो इस तरीके से इनका जो है गुणनखंड जो होता है केवल 2 ही गुणनखंड होता है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से इनका जो है, मान लीजिए 11 का ले अगर हम, तो 11 का लेते हैं अगर हम, तो 11 का भी जो है दोस्तों या तो 1 से कटे या तो स्वयं से कटे। ठीक है, तो ये सभी जो है हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसमें देखते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या जो है वो दोस्तों हमारी 2 है। ठीक है,
2 सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या है हमारी। आगे देखते हैं इसमें परमीय संख्याएं, ठीक है। परमीय संख्याएं के अंतर्गत देखते हैं तो वह सभी संख्याएं जो p बटे q यानी कि भिन्न के रूप में लिखी जाती हैं, भिन्न के रूप में लिखी जाती हैं, जहां p तथा q दोनों ही पूर्णांक होंगे, वह सभी हमारे परमीय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। ये हमारा q नॉट इक्वल टू 0 यानी कि ये संख्या ये दर्शाता है कि q के 0 बराबर नहीं है। जैसे देखते हैं यहाँ पर, तो ये तो हमारी परमीय संख्या जो होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी जो है हमारी ये तो परमीय संख्या हो गई, और इन्हें भिन्न के रूप में लिखना ही जो है दोस्तों परमीय संख्या कहलाती है। जैसे 3 बटे 8 कामा 11 बटे 13 कामा 9 बटे 11 कामा 2 बटे 5 कामा 7 बटे 3 आदि, ठीक है। तो ये इस तरीके से भिन्न में लिखना ही परमीय संख्या है कहा जाता है, वह कहलाती हैं। आगे देखते हैं अपरमीय संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं भिन्न के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। वो संख्याएं जो भिन्न के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं या सकें, वह हमारी अपरमीय संख्याएं कहलाती हैं, और जहां p तथा q दोनों ही पूर्णांक होंगे, ठीक है, दोनों ही पूर्णांक होंगे। जैसे देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखते हैं तो √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया आदि संख्याएं, ठीक है। और यहाँ पर जो पाई है दोस्तों, पाई एक अपरमीय संख्या है, पाई एक अपरमीय संख्या है। पाई को अगर हम हल करते हैं यानी कि सॉल्व करते हैं तो 22/7 या फिर 3.14 लिख सकते हैं या होगा, ठीक है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है हमने, तो सबसे छोटी भाज्य अभाज्य व विषम संख्या का योग कितना होगा। सबसे छोटी भाज्य अभाज्य या विषम संख्या का योग कितना होगा दोस्तों। तो सबसे छोटी भाज्य जो संख्या है हमारी वो 4 है, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो हमने बताई यहाँ पर वो 4 हो गया, प्लस यहाँ पर अभाज्य संख्या हमारा जो है 2 हो गया, प्लस यहाँ पर विषम संख्या मान लीजिए 1 ले लेते हैं, ठीक है, 1 हो गया हमारा। तो अगर हम इसे प्लस करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है हमारा क्या लिखा गया, सबसे छोटी भाज्य अभाज्य व विषम संख्या का योग कितना होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 हुई, अभाज्य संख्या जो हुई हमारी 2 और विषम संख्या 1 हुई। इसे प्लस करेंगे तो हमारा 7 जो है आंसर हो गया, यही हमारी संख्या हो गई, योग हो गया इसका। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा ए व बी 2 विषम संख्याएं हैं, 2 विषम संख्याएं हैं, तो निम्न में से कौन सी संख्या सम संख्या होगी। मैंने आगे बताया था जब विषम संख्याएं, यहाँ पर 2 विषम संख्या, अगर 2 विषम संख्याओं को हम जोड़ते हैं आपस में तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, आगे हम पढ़ चुके हैं। तो विषम संख्या को अगर हम विषम संख्या से प्लस करेंगे तो हमें सम संख्या प्राप्त होगी। मान लीजिए अगर हम विषम संख्या 1 लेते हैं और दूसरी विषम संख्या हमारे 3 है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम इसे प्लस करेंगे तो हमारी जो सम संख्या प्राप्त होगी वो हमें 4 प्राप्त होगी, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा कि सम संख्या प्राप्त हुई, आंसर हमारा 4 सम संख्या होगी। आगे देखते हैं दोस्तों अब संख्याओं की विभाजन की जांच, ठीक है, संख्याओं की विभाजन की जांच के बारे में देखते हैं। तो पहला जो है ये 2 से विभाजिता देखते हैं इसमें। तो जो संख्याएं होती हैं हमारी वो इकाई के स्थान पर शून्य या सम हो। अगर जो भी संख्याएं हो दोस्तों, जो इकाई वाला स्थान होता है उस स्थान पर शून्य हो या फिर कोई सम संख्या हो तो वो सभी संख्याएं जो है 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी, यानी कि 2 से कट जाएंगी। जैसे देखते हैं यहाँ पर 44 हो गया, 200 हो गया और 230 हो गया। कहने का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर ये 44 यानी कि इकाई के अंक पर 4 है, इकाई के अंक पर 4 है तो ये हमारी सम संख्या है। यहाँ पर 0 है, ठीक है, इकाई के अंक पर, और यहाँ पर भी 0 है इकाई के अंक पर, यानी कि ये संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित है। आगे देखते हैं दूसरा जो है 3 से विभाजिता। 3 से विभाजिता में देखते हैं तो दी गई संख्या के सभी अंकों का योग।
ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है, 3 से विभाजित हो जाता है, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। सभी संख्याओं का योग जो है दोस्तों, तो इसका देख लेते हैं हम यहाँ पर। मान लीजिए 1 + 3 प्लस हमारा 3 और प्लस 8, ये कितना हो जाएगा हमारा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 15। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा हमारा वो 15 होगा। और अगर हम इसे जो है 3 से भाग देते हैं, ठीक है, 3 से अगर हम इसे भाग देते हैं तो हमारा कट जाएगा 3 × 5 = 15। तो ये संख्या हमारी जो है दोस्तों 1338 जो ये संख्या है हमारी, ये 3 से पूरी तरह विभाजित है। इस तरीके से इसे हल करके निकाल सकते हैं आप कि 3 से विभाजित है कि नहीं। आगे देखते हैं, अगला नियम है 4 से विभाजिता। ठीक है, 4 से विभाजिता देखते हैं तो संख्या के इकाई एवं दहाई, संख्या के इकाई एवं दहाई अंकों द्वारा बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या अंतिम 2 अंक 0 हो, तो वो सभी संख्याएं जो है 4 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे देखते हैं यहाँ पर, तो ये हमारी संख्या है 1500। यहाँ पर जो संख्या है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं 15, यहाँ पर है 1, 5, 4, 3, 6। ठीक है, कामा करके 600। ये हमारी जो संख्या है यहाँ पर कहा गया है इकाई और दहाई अंकों द्वारा बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, यानी कि इकाई में संख्या यहाँ पर हमारी 3 है, तो यहाँ पर दोस्तों इकाई के स्थान पर 6 है और दहाई के स्थान पर जो संख्या है वो 3 है। ठीक है, तो इकाई दहाई में जो संख्या है वो 4 से पूर्णतः विभाज्य हो, यानी कि अगर हम 36 को दोस्तों 4 से भाग देते हैं तो हमारा कटता है कि नहीं कटता है, देखते हैं। तो 4 × 9 = 36, 9 बार में ये कट जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सभी संख्या हमारी 4 से जो है विभाजित हैं। यहाँ पर कहा गया है इकाई दहाई अंकों, जो इकाई और दहाई के स्थान पर जो अंक है वो अगर 4 से कट जाते हैं तो ये 4 से विभाजित हो जाएंगे, और अंतिम में अगर या फिर अंतिम में 0 हो इकाई के स्थान पर। ठीक है, तो इस संख्या में यहाँ पर 0 है, तो इसका अर्थ निकला दोस्तों कि ये सभी संख्याएं जो है 4 से पूर्णतः कट जाएंगी, यानी कि विभाजित हो जाएंगी। आगे देखते हैं, अगला नियम है 5 से विभाजिता। 5 से विभाजिता देखते हैं तो इकाई का अंक 0 या 5 हो, तो ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो, वो सभी संख्याएं 5 से विभाजित हो जाएंगी, यानी कि कट जाएंगी। तो देखते हैं इकाई का अंक जो है 0, यहाँ पर देखते हैं इस संख्या में दोस्तों 1, 2, 0 है हमारा, जो ये इकाई के अंक पर 0 है, और यहाँ पर कामा करके दूसरी संख्या जो है वो 2, 2, 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर इकाई के अंक पर हमारा 5 है, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 5 है, तो ये संख्या दोस्तों जो है 5 से विभाजित होगी। आगे देखते हैं, अगला नियम है 6 से विभाजिता। 6 से विभाजिता में देखते हैं जो संख्या 2 से 3 से विभाजित हो, जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित हो रही है वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होंगी या फिर विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं यहाँ पर, तो ये हमारी संख्या है। ठीक है, इसमें देखते हैं 2 से और 3 से विभाजित हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो इकाई का अंक हमने 2 वाले जो 2 से विभाजिता के नियम थे उसमें देखे थे कि अगर इकाई के अंक पर जो है सम संख्या है तो वो सभी संख्याएं जो है 2 से विभाजित हो जाएंगी। तो इसका अर्थ है ये सभी संख्या, यहाँ पर इकाई का अंक 6 है हमारा, तो ये सभी संख्या 2 से विभाजित है। और 3 में देखते हैं तो सभी संख्याओं का योग। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं +5, +9 और +2 और प्लस यहाँ पर देखते हैं +2 और +6, तो सभी संख्या कितनी होंगी टोटल हमारी जो संख्या है, अगर इन संख्याओं को टोटल करेंगे दोस्तों हमारा, तो यहाँ पर होगा हमारा 27। ठीक है, 27 होगा। और अगर हम इसे 27 को, क्योंकि 3 के विभाजिता के नियम देख रहे हैं, इसमें 3 से कट रही है कि नहीं, तो 3 से अगर हम भाग देते हैं तो 3 9 27 हो गया हमारा, 9 बार में कट गई संख्या। तो ये तो 2 से और 3 से दोनों से कट रही है संख्या, यानी कि इसका अर्थ है 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी कि 6 से भी पूर्ण रूप से ये
संख्याएं कट जाएंगी। इतनी जो संख्या है ये 6 से पूर्ण रूप से पूरी संख्या हमारी कट रही है। आगे देखते हैं 7 से विभाजिता। 7 से विभाजिता में देखते हैं, जैसे ये हमारी संख्या है, ठीक है, ये हमारी संख्या है पूरी। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो इकाई के स्थान पर अंक होता है उसका डबल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है 9 गुणे 2, यानी कि 9 को अगर हम डबल करेंगे तो हमारा 18 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर बची कितनी हमारी संख्या, इकाई का अंक वाली संख्या निकाल करके, तो ये बची 242, ठीक है, 2 4 2 हमारे यहाँ पर बची। तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद 18 जो हमारे इकाई का अंक वाली संख्या जो डबल किए थे उतनी संख्या जब 18 हुई हमारी, तो इसमें में से हम 18 को घटाएंगे, घटा देंगे। ये प्रक्रिया होती है दोस्तों। इसमें से 18 जब घटा देंगे तो हमारी संख्या हो जाएगी 224, यानी कि 2 2 4 इतनी बच जाएगी, ठीक है, घटाने के बाद। अब देखते हैं इकाई का अंक इसमें कितना है। आंसर जो आया हमारा 224 आया। इकाई का अंक इसमें हमें जो है 4 मिला। अब 4 जो है, 4 का भी उसी प्रकार दोस्तों जिस प्रकार हमने ऊपर किया, 4 का भी हम डबल कर देंगे। 4 का डबल करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। और 8 को यहाँ पर इकाई का अंक छोड़ करके हमें जो संख्या बची वो हमारी 22 बची थी, ठीक है। 22 वाली संख्या को यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद जो 8 हम यहाँ पर 4 को डबल किए थे, 8 आया था, तो 22 में से हम 8 को घटा देंगे तो हमारे कितने आंसर आएगा, वो 14 आंसर आएगा। अब इसमें देखते हैं कि ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। जब 14 को हम दोस्तों 7 से भाग देंगे तो 7 गुना 14 हमारा हो जाएगा और 2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये पूरी संख्या जो है दोस्तों, इतनी जो पूरी संख्या है हमारी, ये 7 से पूरी तरह कट रही है और ये प्रक्रिया होती है इसे जांचने का। आगे देखते हैं 8 से विभाजिता। 8 से विभाजिता के नियम देखते हैं। तो संख्या के अंतिम 3 अंक द्वारा बनी संख्या, संख्या के अंतिम 3 अंक द्वारा बनी संख्या 8 से विभाजित हो या अंतिम 3 अंक शून्य हो। यहाँ पर देखते हैं तो 3 अंक द्वारा बनी संख्या 8 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है, या फिर अंतिम 3 अंक शून्य हो, ठीक है। तो यहाँ पर तो 3 अंक जो है शून्य है, तो इसका अर्थ है कि ये विभाजित हो जाएंगी। और यहाँ पर देखते हैं 3 अंक जो है इसे भाग करके देखना पड़ेगा, हो रही है ये संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है, ठीक से 8 से विभाजित हो तो ठीक है। यहाँ पर तो 000 यानी कि 3 0 है, ये पूरी संख्या कट रही है, पता चल गया। यहाँ पर कैसे पता चलेगा, तो 5 और 1 और 2 को, ठीक है, इसको हम 8 से भाग दे देंगे। 8 से जब इसे हम भाग दे देंगे तो 8 से जब भाग देंगे तो हमारा यहाँ पर 64 आ जाएगा, ठीक है, 64 आ जाएगा। तो ये तो पूरी तरीके से कट रही है संख्या। तो इसका अर्थ है कि ये सभी संख्याएं जो है हमारी 8 से पूरी तरह विभाजित हो रही है या कट रही है। आगे देखते हैं दोस्तों, अब 9 से विभाजिता के नियम देखते हैं। इसमें देखते हैं तो कोई भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है, 9 से विभाजित होता है, तो वो हमारी 9 से पूरी तरीके से विभाजित होगी वो संख्या। यहाँ पर क्या है कि संख्या के अंकों का योग, ठीक है, अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो वो पूरी संख्या हमारी 9 से कट जाएगी, यानी कि विभाजित हो जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पर 2 + 9, ठीक है, +0 और +3 +4, ठीक है। इसमें देखते हैं तो कितना आता है, टोटल हमारा 18 आता है, ठीक है। अगर हम 18 को 9 से भाग करते हैं तो 2 बार जाएगा दोस्तों, और ये हमारी संख्या पूरी तरीके से कट रही है, यानी कि अंकों का योग ये हमारा 18 आया और 9 से अगर हम इसे भाग दिए तो हमारा 2 बार में कट गया। तो इसका अर्थ हुआ दोस्तों कि 9 से पूरी तरीके से ये संख्याएं हमारी जो हैं ये पूरी तरीके से 9 से कट जाएगी। आगे देखते हैं 10 से विभाजिता के नियम के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इकाई का अंक 0 हो, अगर इकाई का अंक हमारा 0 हो तो वो हमारी संख्या जो है 10 से पूरी तरह विभाजित होगी। यहाँ पर देखते हैं तो इकाई का अंक हमारा 0 है दोस्तों, ठीक है, 0 है। तो ये पूरी संख्या जो है हमारी ये 10 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। आगे देखते हैं 11 से विभाजिता के नियम के बारे में।
इसमें देखते हैं तो दी गई संख्या के इकाई अंक से बाएं ओर चलने पर, ठीक है, बाएं ओर चलने पर विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से विभाज्य हो। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, जैसे संख्या हमारी ये है, ठीक है, 7 1 2 7 3 6 2, ये हमारी पूरी संख्या है। अब इसका देखते हैं तो सम स्थानों के अंकों का योग। यहाँ पर कहा गया कि बाएं ओर चलने पर, दाहिने से अगर हम बाएं ओर चलते हैं तो सम संख्या हमारी जो हुई वो 1, यहाँ पर 6 हुआ, 7 हुआ और 1 हुआ, ठीक है। तो अगर इसे हम प्लस करते हैं तो हमारा कितना आएगा दोस्तों, 6 1 7 7 7 दूना 14 हो जाएगा, हमारा 14 आया, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं तो विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम संख्या जो हमारी बची वो बचा हमारा 2 3 और 2 और 7, ठीक है। अगर इससे प्लस करते हैं हम तो जो है ये भी हमारा 14 आता है। अब इन दोनों का अगर हम अंतर निकालते हैं, यानी कि इन दोनों को अगर हम घटाते हैं तो हमारा आंसर जो आएगा वो 0 आएगा, ठीक है, अंतर हमारा 0 आएगा। तो इसका अर्थ है दोस्तों कि ये पूरी संख्या जो है ये 11 से पूरी तरीके से विभाज्य है, यानी कि 11 से पूरी तरीके से कट जाएगी। तो ये नियम होता है दोस्तों इन संख्याओं को निकालने का। तो दोस्तों आज का क्लास जो है हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। और मैथ में दोस्तों हम पहला चैप्टर आज इस क्लास में पढ़ चुके हैं, यानी कि पढ़ रहे थे। और इसमें जो टॉपिक बचे थे आगे की वीडियो में देखेंगे। हमने जितने भी टॉपिक इस क्लास में जो है दोस्तों इस चैप्टर में पढ़ाए हैं, जितने भी पॉइंट, वो सब सुपर टेट के बुक में सारी चीज़ें दी हुई है, यानी कि सुपर टेट में जितने भी टॉपिक दिए हैं उसी अकॉर्डिंग से हम सुपर टेट का ही पढ़ा रहे हैं, इसमें अलग से कोई बाहरी चीज़ नहीं है। तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।